एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अंसारुल हक और इस वक्त हम भारत नेपाल की सीमा पर हैं। भारत नेपाल की सीमा का एक बलुआ गुआबारी नाम का गांव है और उस गांव से एक सितारा निकलता है जो पूरे बिहार के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाता है। हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, एमएलसी खालिद अनवर साहब। दूसरी बार विधान पार्षद में जो है इनको मौका मिला है। तो आज जब ये पटना से चल कर के अपने गांव की तरफ आए तो गाड़ियों की लंबी कतार थी। जो इनके समर्थक थे वो काफ़ी उत्साहित थे, तो हम भी साथ साथ चल दिए और सौभाग्यवश आज इनके गांव तशरीफ़ लाने का मौका मिला। तो यहाँ गांव पे ही हैं हम और चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। खालिद अनवर साहब, बहुत बहुत सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि दोबारा नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा जताया और आप जो है विधान परिषद पहुंचे। पहला सवाल वही कि ये जो नीतीश कुमार का भरोसा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंसार साहब और आपकी टीम का। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। नीतीश कुमार की राजनीति यही है कि वो पूरे बिहार को अपना परिवार समझते हैं और कभी उन्होंने अपने बेटे को, अपने रिश्तेदारों को कभी आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि जो लगता है कि काम करने वाले हैं उनको बढ़ाते हैं। और इत्तेफाक से मुझे उन्होंने काम करने वाला समझ लिया और मुझे बढ़ाया। मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और सही बात यह है कि दूसरी बार मौका देना मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भरोसा उन्होंने मेरे ऊपर जताया उस पर खरा उतरूँ और बिहार के लोगों की तरक्की के लिए जो भी हो सकता है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो नज़रियात हैं नीतीश कुमार के, उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश करूँ। खालिद साहब, आप एक लोकसभा कैंडिडेट के तौर पे भी देखे जा रहे थे शिवहर लोकसभा क्षेत्र से। अचानक से आपको जो है एमएलसी बनाए जाने की खबर आई, तो ये जो आप कहीं ना कहीं आपकी तैयारी भी हो रही थी, जैसा कि ग्राउंड लेवल पे लोगों से चर्चा हो रही थी और जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहे थे। नहीं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शिवहर लोकसभा से लोकसभा कैंडिडेट बनूं, लेकिन कप्तान का हुक्म था कि नहीं, आपको एमएलसी बनना है। तो बहरहाल कप्तान जो होते हैं वो सारी चीज़ों पे उनकी निगाह होती, बेहतर समझते हैं आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, समाज के बारे में, प्रदेश के बारे में क्या बेहतर वो समझते हैं। और ऐसा जब हुक्म आए तो उसकी तामील होनी चाहिए। मेरे लिए नीतीश कुमार जी ने सोचा कि मैं काउंसिल का मेंबर रहूं, तो मैंने उसको कबूल किया। और ठीक है, जो लोग भी लड़ेंगे लोकसभा, मैं उनके साथ रहूंगा, मजबूती के साथ रहूंगा। और हमारी कोशिश होगी कि एनडीए 40 की 40 सीटें बिहार में जीत करके जाए और नीतीश कुमार की क़यादत में एक मजबूत सरकार सेंटर में बने, इसकी कोशिश होगी। 400 के पार का भरोसा है? 40 की पूरी हम लोग यकीन दिलाते हैं कि नीतीश कुमार की नेतृत्व में 40 सीटें हम जीतेंगे बिहार की। बाकी और लीडरशिप बताएगी कि कितना पार होगा, कितना आपार होगा। एक और अहम सवाल है कि हालांकि अब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आगामी 25 मई को यहाँ चुनाव होना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या फिर जो है शिवहर की बात कर लें, शिवहर के संदर्भ में ख़ास तौर से आपका जो नज़रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप वहाँ से तैयारी भी कर रहे थे। उम्मीदवार के नामों की घोषणा जो है अभी तक जो है नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या एनडीए थोड़ा सा टिकट बंटवारे का जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, या देखिए, फिर अंदर खाने कुछ नाम की चर्चा है तो भी आप बता दें। ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं और एनडीए के कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेंगी वो सारी चीज़ें तय, एक एक चीज़ तय। और हो सकता है कि कल, आज यानी 17 को मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 18 मार्च की शाम तक इसकी घोषणा भी हो जाए। तो एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है और हम लोग बहुत क्लियर हैं और सीट भी क्लियर है, कौन किस सीट से लड़ेगा ये भी तकरीबन तय है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और चूंकि ये अलायंस पहले से था, 2019 में भी हम लोग इसी अलायंस में थे, तो मूड क्या होता है, क्या पॉलिसीज़ होती हैं, क्या प्लानिंग होती है, क्या तरीका होता है जीतने का और कैसे एक दूसरे को टैकल करना है, ये सब जानते हैं।
इंडिया ब्लॉक में चूंकि हम लोग नए नए थे तो वहाँ घबराहट थी, बेचैनी थी और समझ नहीं पा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कहाँ ले आकर के बिन पानी का छोड़ देगी हम लोगों को, तो इसलिए परेशानी थी। यहाँ तो कोई बात नहीं है ऐसी, हम लोग सब अब जेडीयू के पास ही रहेगा या बीजेपी के खेमे में जाएगा? नहीं, शिवहर बीजेपी की सीट है, बीजेपी लड़ेगी इससे। तो ये मोटा मोटी ये क्लियर हो गया कि शिवहर बीजेपी के खाते में जा रही है। एक और अहम सवाल खास तौर से बिहार के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है तो अल्पसंख्यकों की जब बात आती है, हालिया जो बयान आपका विधानसभा में आया था, विधान परिषद में जो आपका आखिरी बयान था शायद संभवतः, उसमें आपने खास तौर से मरहूम सांसद शहाबुद्दीन और उनकी फैमिली को लेकर के जिक्र किया था और आपने आरजेडी के लोगों पर करारा निशाना साधा था। क्या मोटिव था आपका, क्या कॉन्वे करना चाह रहे थे आप? देखिए, एक बात जो बहुत मोटी और सब समझते हैं इस बात को कि राष्ट्रीय जनता दल या ऐसी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन पार्टियों ने मुस्लिम लीडरशिप को बिहार से ख़त्म किया है और कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पे मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया है। आज मुसलमान इरिलेवेंस हो गए हैं पॉलिटिक्स में, तो उसकी वजह यही पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमें दर्द है अपनी कम्युनिटी का, हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज भी सियासत में आगे बढ़े, तो हम लोग क्या कहें? हम आप मेरा वोट लेते हैं, मेरी कम्युनिटी आपके पीछे है और आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। और यही बात मैंने कहा था कि भाई तेजस्वी यादव जी आज कह रहे हैं कि नई नस्ल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि यहाँ आपकी पार्टी के लिए कोई सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन भी थे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी आपकी पार्टी के लिए। आज उनके बेटे को एमआईएम से टिकट लेना पड़ रहा है। आज उनके बेटे जो है ना सियासत में दूर दूर तक इधर से उधर से बेचारे आ रहे हैं, लेकिन आप तो राजा बने हुए हैं। हमने वही बात कही शहाबुद्दीन साहब के बारे में कि शहाबुद्दीन साहब ने लालू प्रसाद यादव जी के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर्स में समझे जाते हैं वो। इसके बावजूद अगर उनकी फैमिली को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, वहीं जा रहे हैं और बता रहे हैं कि नया दौर है, नए दौर में इस फैमिली के लिए कोई जगह नहीं, तो गलत बात है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीडरशिप को आप ख़त्म करना चाहते हैं। और यही बातें मिथिलांचल के ताल्लुक से भी कहीं, यही बातें चंपारण के ताल्लुक से भी है। यानी कि आप 1980 तक देखिए और या 1990 तक कि बिहार का कोई ज़िला ऐसा नहीं था जहां एक दो अच्छे लीडर मुस्लिम नज़र नहीं आते थे। क्या शहाबुद्दीन हिना साहब को जेडीयू भी कहीं नज़र में रखे हुए है या फिर आने वाले समय में कुछ समीकरण बदलता हुआ नज़र आएगा बिहार में? जहाँ तक इसकी बात है कि जदयू क्या चाहती है शहाबुद्दीन साहब के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में, मेरी ज़ाती राय है और मैंने ये बात अपने नेता से भी शेयर किया है कि शहाबुद्दीन साहब की जो फैमिली है, अहलिया है, हिना साहब, वो अच्छी पॉलिटिशियन है और उनको जगह मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरी बात को मेरी लीडरशिप नज़रअंदाज नहीं करेगी। और मैं पहली मरतबा ये बात आप लोगों के सामने आपके चैनल पे खोल रहा हूँ कि हम लोग वेलकम करेंगे उनका अगर वो आना चाहे तो। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे समाज को अपनी लीडरशिप के बारे में और जो लोग हमारे वोटों का इस्तेमाल करके अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे समाज को पीछे कर रहे हैं, इसके बारे में अजसर-ए-नौ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। रीथिंक अगर नहीं होगा तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है जो इंडिया का, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में आप इरिलेवेंस हो रहे हैं, गैर मुअस्सिर हो रहे हैं, होते जाएंगे और कल होकर के कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए इस पर गौर करना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और ख़ास तौर से जब शहाबुद्दीन लंबे समय बाद जेल से बाहर आए थे तो एक उन्होंने परिस्थितियों के मुख्यमंत्री से संबोधित किया था नीतीश जी को, जिसके बाद से जो है फिर तमाम परिस्थितियां चेंज हुई और ख़ुद परिस्थितियां शहाबुद्दीन साहब के लिए अच्छी नहीं रही। लेकिन अगर साहब वही नीतीश कुमार उनके फैमिली को अगर एक्सेप्ट करने के मोड में हैं तो अपने आप में ये बड़ी बात है। देखिए, शहाबुद्दीन साहब के बारे में मेरी क्या राय है और पार्टी की क्या राय है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनकी फैमिली के बारे में हमारी और हमारी पार्टी की हमदर्दी है। और हिना साहब एक सीजन लेडी है, अच्छी पॉलिटिशियन है, कोई क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड नहीं है। और एनडीए के लीडर्स, ख़ास तौर से नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है।
बिहार देश में पहला स्टेट है जिसने महिलाओं को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है। तो अगर हिना साहब आना चाहें तो हम लोग स्वागत करने को तैयार हैं। खालिद साहब, आपके अंदर कौम के प्रति बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखती है और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अभी श्योर भी कर रहे हैं और जैसा कि आप बयान दे रहे हैं। एक और सवाल बहुत अहम है और अगर ये आपसे न पूछा जाए तो मेरे ख्याल से बेईमानी होगी पत्रकारिता की। वो है सीए को लेकर के। सीए एक ऐसा मुद्दा है, सीए एनआरसी का ख़ास तौर से, जिसने पूरे हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यकों की भावनाएं हैं उसको किस तरह से आहत किया और जो उसके बाद प्रोटेस्ट हुए जो हर जगह पे, वो सब ने देखा था। और अभी लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो है सीए भी आ गया है और आप अलायंस में हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, हम लोग इसके फेवर में नहीं। और बिहार सरकार ने 2019 के बाद 2020 में ये स्टैंड लिया कि CAA में की बिहार को कोई ज़रूरत नहीं है। NDA रूल्ड बिहार पहला स्टेट था जिसने असेंबली से पास किया कि हमारे यहाँ NRC और NPR नहीं होगा मौजूदा शक्ल में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया। आज CAA इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और हम लोग पहले ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में इस CAA की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हम लोगों ने सपोर्ट किया राज्यसभा में और लोकसभा में, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि कुछ फैमिलीज़ हैं बंगाल में, कुछ फैमिलीज़ हैं राजस्थान में, कुछ फैमिलीज़ हैं गुजरात में, जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से माइग्रेट करके आई। इत्तेफाक से वो लोग हिंदू हैं और हिंदू होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया गया वहाँ पे। तो हमारा देश जो है ना, ऐसे लोगों को कबूल करता है कि आप टॉर्चर होकर के आए हैं बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से, आप हिंदू हैं तो आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा। इसी का बिल पास किया गया है ये। इसमें किसी की शहरियत को कोई ख़तरा नहीं है। इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 200 से ज़्यादा केस हैं CAA को लेकर के। इसकी लीगल वैलिडिटी चेक हो रही है कि भाई आप किसी एक्ट में क्या मुसलमानों को यानी एक्सक्लूड कर सकते हैं क्या, अलग कर सकते हैं क्या। तो सुप्रीम कोर्ट को देखने दीजिए ये केस, और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ऐसे किसी भी कदम को पसंद नहीं करेगी और उसको रिजेक्ट कर देगी जो समाज के किसी भी कम्युनिटी को आहत करने वाली हो। और हम लोग इस मामले में इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि आप मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपने आप में खालिद अनवर साहब का ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है खास तौर से सीए को लेकर के, और इसके नतीजे क्या हैं वो बात की बात है। लेकिन खालिद अनवर जो पर्सनालिटी है, उस शख्सियत पर भी कुछ जो है चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि आज उनके गांव में हम पहुंचे हैं। खालिद साहब, ये आपका गांव है और ढाका से बहुत दूरी पे है और हम लोग तो पहली बार यहाँ पे आए और हमने जब देखा मैप में तो नेपाल के बॉर्डर, बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे हम लोग हैं। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो यहीं से हुई है और पले बड़े आप यहीं हैं? जी, मेरी पूरी इब्तदाई तालीम यहीं हुई। यहीं बगल में एक मकतब था, अभी भी है उसमें, और सामने स्कूल है उसमें, और यहीं पले बढ़े हैं। और गरचे ये बॉर्डर के किनारे गांव है लेकिन बड़ा जरखेज़ गांव है। यहाँ के लोग वो तो जाहिर सी बात है, दिख रहा यहाँ है। के लोग बड़े मेहनती हैं और बहुत मेहनत करके माशाल्लाह काम करते हैं। और सब लोग यहीं से पढ़ करके हम लोग गए हैं और गांव के लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। हमारे गांव के लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, यानी किसी से भी बात की जाए तो लोग बहुत प्यार करेंगे। सब लोगों की कलेक्टिव एक एफर्ट है और सामूहिक दुआ के नतीजे में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो फिर पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान कब आपको लगा कि जो है एक जो है लीडरशिप की तरफ जो है जानी चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सरदार पटेल का समाज हो, महात्मा गांधी का समाज हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का समाज हो, आपको ये पता नहीं पता है कि ये जो बेल्ट है इसने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी को यानी बहुत मुतासिर रहा ये बेल्ट। और जब इलेक्शन हुआ तो आपको हैरत होगी कि मुस्लिम लीग को एक वोट नहीं दिया गया था इधर। 1916 से जो इलेक्शन शुरू हुआ, 1935 में भी हुआ था, तो मुस्लिम लीग के सारे कैंडिडेट हार गए और कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि भाई उनके नज़रियात का समाज बने, चंपारण जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है, ढाका जहाँ का मैं रहने वाला हूँ,
जहाँ महात्मा गांधी जी 30 दिन आकर के रहे, बलुआ गांव जहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी यानी अंग्रेज़ों का ये प्रैक्टिकल जगह है, यहीं पे कोठी हुआ करती थी जहाँ नील की खेती वो कराते थे। तो महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा जो इस इलाके में है, उसको अगर ज़मीन पर उतारना है तो आना पड़ेगा पब्लिक लाइफ में आपको। एक और इस इलाके के बारे में जो आप इलेक्शन की बात करें, मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे थे, तो उस समय के कॉन्टेस्ट में ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ के जो मुस्लिम हैं उन्होंने अगर जिन्ना या मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया हो तो ये पूरा इलाका जो है पाकिस्तान का एरिया होता है। हम लोग वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कंपोजिट कल्चर का एरिया है, ये महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद का एरिया है। ये यहाँ फेनेटिज्म जो होती है, मजहबी बुनियाद परस्ती जिसको कहते हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं है हमारे इलाके में। आपके यहाँ भी चंपारण में कोई जगह नहीं है, बिहार में कोई जगह नहीं है। तो दरअसल बिहार और बिहार का ये खित्ता जो ये इलाका है, ये आइडियल है पूरे देश के लिए कि अगर कंपोजिट कल्चर पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर देश को चलना है, संविधान को चलना है, तो इस इलाके के लोगों को लीड करना ही पड़ेगा। चूँकि ये इस इलाके की मिट्टी में जो है ना कंपोजिट कल्चर है, मिलजुल के रहने का, भाईचारा है। यहाँ आपने देखा अफ्तार पार्टी मेरे गांव में, सारे गांव के हिंदू मुसलमान सब लगे रहते हैं इस पे। बाहर से लोग आते हैं, कहते हैं यहाँ पता ही नहीं चलता कौन हिंदू कौन मुसलमान है, सब एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा माने एक कल्चर है और उसी को प्रमोट करना है पूरे देश में, तो हम लोग को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। मंत्रालय तो जल्दी ही आना चाहिए। नहीं, हम लोग उस चक्कर के लोग नहीं हैं। प्रोटोकॉल और ये सब क्या है, हम लोग को काम करना है और खामोशी के साथ जो काम कर जाए वो वही काम करना है। और मंत्री बनने वाले लोग अलग कबीले के लोग होते हैं, हम लोग अलग कबीले के काम करने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनवर साहब तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खालिद अनवर साहब से हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी, और ख़ास तौर से मौजूदा समय में जबकि इलेक्शन का समय है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अपने आबाई घर से इन्होंने दिया है।